तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में समग्रता से डिटेल में एक एक विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का समग्र पूरा अफ्रीका महाद्वीप आज आपके लिए आसान बन जाएगा, बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। कुछ खास नहीं है। देखो, विश्व भूगोल में मैपिंग की क्लासेस में मैंने आपको दो महादेश कोशिश यही किया है कि चीजों को बहुत फास्ट फॉरवर्ड और चीजों को करवा दूं, और उस दिशा में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हमारा हो चुका है। आज हम अफ्रीका में चल रहे हैं। और अफ्रीका जो है, देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोणों से दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, लगभग 54 देश है इसमें, 54 देश। और 54 देशों के साथ साथ आप पाएंगे तो यहाँ पर 49 देश जो है आपके वो इस महाद्वीप पर अवस्थित है। बाकी 5 द्वीपीय देश भी हैं इसमें। तो सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे हम, और जितने भी तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, डेटा होंगे, सब आपके दिमाग में चले जाएंगे। बस इत्मीनान से सुनो मुझे, सुनने के साथ साथ बीच बीच में जो आपको लगे लिखते भी जाओ। लिखना जरूरी है क्योंकि हाथ भी चलता रहेगा तो मन भटकाओ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानचित्रण के माध्यम से चीजों को एक एक करके देखेंगे। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। पहले कुछ राजनीतिक मानचित्रण इसका देख लेते हैं, और राजनीतिक मानचित्रण के बाद फिर मैं आपको इसका भौतिक मानचित्रण, दो भागों में इसको बांट करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अफ्रीका को हम कुछ इस तरीके से बांट रहे हैं। ठीक है, और इसकी जितनी भी कंट्रीज होंगी साथ साथ हमको भी देखते जाएंगे। आप देखिए, अफ्रीका को हमने टोटल ये मुख्य तौर पे देखें तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में भी इसको विभाजित कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर अभी से 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है, पहला आपका नॉर्थ अफ्रीका, इसका राजनीतिक मानचित्रण ये आप देख रहे हैं। ये नॉर्थ अफ्रीका है पूरा का पूरा। ये नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका नंबर 1। नंबर 2 पे है आपका पश्चिमी अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका। नंबर 3 पे है आपका सेंटर अफ्रीका। नंबर 4 पे है आपका ईस्ट अफ्रीका। और नंबर 5 में है आपका सदर्न अफ्रीका। ठीक है, 5 भागों में बांट करके इसको देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप फैले हुए हैं, तो द्वीपों को हम पूर्वोत्तर के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के तौर पर उनको बांट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से द्वीप और देश हैं। चूंकि इसमें 54 देश है तो मैं सारे देशों के नाम और ये सारी चीज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे बस रफली आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपका अल्जीरिया, कैनरी द्वीप समूह, सांता क्रूज, सेउटा, मिस्र, लीबिया, ठीक है, ये सब, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, ये सारे देश, और पश्चिमी सहारा वाला क्षेत्र जो आपका यहाँ तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। पूर्वी अमेरिका वाला क्षेत्र जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है आपका। इसमें कई सारे देश हैं आपके, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, ठीक है, मोजाम्बिक, ये सारे हैं आपके। और इसमें जो पूर्वोत्तर अफ्रीका, यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका की सींग कही जाती है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये आप देख रहे हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है, अभी देखेंगे इसमें कौन कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। मध्य अफ्रीका में अंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, चाड, कांगो गणराज्य, इस तरीके से देश है। दक्षिणी अफ्रीका जो है इस महाद्वीप का दक्षिणी भाग है। बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, ये देश आपके सम्मिलित है। और पश्चिमी अफ्रीका में काफी सारे देश हैं यहाँ पे। बुर्किना फासो हो गया, बेनिन हो गया, गिनी हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, लाइबेरिया हो गया, माली, मार्टिनिया, नाइजीरिया, ये सारे देश यहाँ पर आते हैं। तो ओवरऑल इसको हम 5 भागों में, और साथ में द्वीपों को यदि आप देख लें तो 5 भागों में प्लस द्वीप, इसको बांट करके हम देखते हैं आपके अफ्रीका। ठीक है, तो राजनीतिक तौर पे टोटल इसमें 54 देश है, 54 देश है। ठीक है, इसमें एक देश जो मिस्र है वो अंतर महाद्वीपीय देश है। मिस्र 2 महाद्वीपों में आता है। मिस्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है मिस्र, ये देश। सुएज नहर जो है इसको, ये 2 भागों में है, अफ्रीका प्लस एशिया। अफ्रीका में भी है और एशिया में है इसका कुछ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको भी, मैं मिस्र को जूम करके आपको दिखाऊंगा। तो
ये जो है आपका पहली बात, इसको अंतर महाद्वीपीय देश एकमात्र देश है ये जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ। एक और है आपका जो यूरेशिया में, जिसको हम कहते हैं रसिया, यूरोप और एशिया दोनों में है। तो मिस्र भी उसी तरीके से एशिया, अफ्रीका, और तो इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो अफ्रीका में ही पड़ता है। इसकी राजधानी जो काहिरा है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे है ये? दूसरे नंबर पे है। एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप, ये वाला मानचित्र देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा भी होकर के जाती है इससे। दूसरा है आपका इक्वेटर विषुवत रेखा, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, और 0 डिग्री। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर के जाती, ठीक है। एक चीज और इसके बारे में, इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है आपका? उत्तरी गोलार्ध में है ज्यादातर हिस्सा। कहां पर है इसका ज्यादातर हिस्सा? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध में 1/3 हिस्सा है और 2/3 हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, अफ्रीका महादेश का, ठीक है। एकमात्र महादेश जो चारों गोलार्धों में पड़ता है। चारों गोलार्धों में कैसे, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये आपका 0 डिग्री मानक समय रेखा है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। अफ्रीका आपका इसमें पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 गोलार्ध है आपके, ठीक है। ये पहला गोलार्ध आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, ये गोलार्ध आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध है, और ये आपका दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध है। तो अफ्रीका आपका चारों गोलार्धों में आता है। तो एकमात्र महादेश जो कि चारों गोलार्धों में अवस्थित है। मानव जीवन का विकास सर्वप्रथम इसी महादेश में हुआ, अफ्रीका में। मानव जीवन का विकास सबसे पहले कहां हुआ? अफ्रीका महादेश में हुआ। इस कारण से इसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना। किसको? अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। ये महादेश अब पठारी महादेश है, यहाँ पे पठार बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे के पठारी क्षेत्र से यहाँ की नदियां जलप्रपात बहुत ज्यादा बनाती है, ठीक है। जलप्रपात यहाँ, इसलिए इस महादेश में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता इस महादेश की सर्वाधिक है। लेकिन यह महादेश विकास के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी इस महादेश में संभावनाएं तो बहुत है, पर अभी इसका दोहन न्यूनतम हुआ है। तो इसलिए इसको अंध महादेश कहा जाता है, जहां पे विकास हुआ ही ना हो, जो विकास की प्रारंभिक अवस्था में हो। तो अफ्रीका को अंध महादेश के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट, क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश। ऐसा महादेश जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। टोटल इसमें देशों की संख्या कितनी है? 54। 49 देश मुख्य भूमि पर हैं और 5 देश द्वीपीय देश हैं। अच्छा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। याद कर लो, रट लो इस चीज को। यहां पर देखिए, ये जो देश आप देख रहे हैं ये है अल्जीरिया, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर। अल्जीरिया। सबसे छोटा देश कोई बताएगा? सबसे छोटा देश यहाँ पे बिखरे हुए हैं, ये है सेशल्स। सबसे छोटा देश है सेशल्स, ये है आपकी, ये यहाँ पे सेशल्स ये देश है, इक्वेटर से के दक्षिण में। तो सबसे बड़ा देश जो है यहाँ का क्षेत्रफल के आधार पे अल्जीरिया, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के आधार पे सेशल्स। सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या के आधार पे? नाइजीरिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है नाइजीरिया में। कहां निवास करती है? नाइजीरिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या नाइजीरिया में पाई जाती है। तो ये आप देखिए, क्षेत्रफल के आधार पे आपका अल्जीरिया है, यहाँ पे ये है अल्जीरिया, ठीक है। आप देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये मरुस्थलीय देश है, यहाँ पे पूरा सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। और नाइजीरिया यहाँ का जो है सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे देश है। ये है आपका नाइजीरिया, नाइजर के नीचे ये है नाइजीरिया, अबुजा इसकी राजधानी, ठीक है। नाइजीरिया में 2 जनजातियां पाई जाती हैं मुख्य तौर पे।
पहली जनजाति का नाम है हाउसा जनजाति। हाउसा जनजाति के लोग जो है कृषक जनजाति हैं, खेती करते हैं। और दूसरी जनजाति है फुलानी जनजाति। अभी यहाँ पे मतलब जनजातियां बहुत सारी रहती हैं यहाँ पे, इसीलिए इसे मानव जाति का पालना भी कहता है, जनजातियों का देश भी कहा जाता है। फुलानी पशुपालक जनजाति है जो नाइजीरिया में पाई जाती है। तो दो प्रकार की जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इसका अफ्रीका महादेश में एक द्वीप भी है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, मेडागास्कर। ये भी इसका एक हिस्सा है अफ्रीका महादेश का, ठीक है। अफ्रीका महादेश का ही हिस्सा है आपका मेडागास्कर, हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा देश, ठीक है, द्वीप। हाँ, ये पूर्वी 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 में इसको लिया जाता है, पूर्वी अफ्रीका के तौर पे इसको ले। अब देखो यहाँ पे एक देश है मोजाम्बिक, यहाँ पे देखिए एक देश है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो जलराशि है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक देश के पूर्व में हिंद महासागर अवस्थित है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में आपका मोजाम्बिक चैनल अवस्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके बाद अब इसको लेकर के कुछ इसका भौतिक विभाजन और भौतिक विभाजन से लेकर के बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका की नदियां। तो देखो अफ्रीका में भौतिक तौर पे यदि आप अफ्रीका को देखोगे तो ये आपका जो है ये है अफ्रीका। भौतिक तौर पे यदि आप देखें तो अफ्रीका में ये डेजर्ट वाला, उत्तर में इसका डेजर्ट है पूरा का पूरा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो उत्तर का ये महान मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको सहारा डेजर्ट कहते हैं, एक हिस्सा इसका ये है, ठीक है। बीच में जो है ग्रासलैंड एरिया है, ग्रासलैंड कह सकते हैं या सवाना क्षेत्र है। यहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदानी क्षेत्र, सवाना मैदान। और यहाँ पर बेल्ट पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट पाए जाते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए भौतिक तौर पे पठार है, ज्यादातर इसमें पठार पाए जाते हैं। जो ये आपका इथोपिया वाला क्षेत्र है ये भी अपलैंड एरिया है। यहाँ पे कटंगा प्लेटू है, ये भी अपलैंड एरिया है। पूर्वी प्लेटू ये भी आपका अपलैंड एरिया है। तो यहाँ पे ज्यादातर भूमि पठारी है और वो पठारी भी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। तीन बड़े मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और नाबिब मरुस्थल। तीन मरुस्थल आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पठार है, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी है, पर्वत श्रेणियां भी है कुछ, मैं भी बताऊंगा आपको। रेगिस्तान ज्यादातर है, यहाँ पे नदियां भी हैं और द्वीप भी हैं। नदियां भी यहाँ पे बहुत सारी पाई जाती हैं, चाहे वो कांगो नदी हो, जेम्बेजी नदी हो, या फिर जो है यहाँ पे नील नदी जो यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। तो एक एक करके अब सबको हम देखेंगे। तो भौतिक तौर पे अफ्रीका में हमें रेगिस्तान भी देखने को मिलता है, पठारी क्षेत्र ज्यादा है, और साथ ही यहाँ पे नदियां भी हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी है। तो उच्चावच के दृष्टिकोण से यहाँ पे प्रॉपर उच्चावच देखने को पाया जाता है। अब चलिए अफ्रीका का एक बार जो है हम एक एक करके हिस्से देखते हैं, एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अफ्रीका के पर्वतों से हम स्टार्ट करेंगे कि अफ्रीका के पर्वत कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इनको आपको याद करते जाना है, जैसे पिछले सेशनों में मैंने आपको याद करवाया है वैसे ही इन सेशनों में भी आपको चीजों को याद करना है। हाँ, ये है आपका पहला मानचित्र, इसको याद करिए अफ्रीका के पर्वत। यहाँ पे काउंटिंग डाल रखी है मैंने, काउंटिंग के हिसाब से ही हम, जैसे पिछली बार मैंने आपको याद कराया था और सबके बारे में बताता जाऊंगा। तो 7 नंबर आपको याद करने हैं टोटल, इसमें 7 काउंटिंग करनी है। पहला ये आपका है एटलस माउंटेन, ठीक है। एटलस माउंटेन ये एक नवीन बलित पर्वत है और ये यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट दोनों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे यहाँ पे देखिए अल्जीरिया वाला क्षेत्र आपका, मोरक्को अल्जीरिया, तो ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है एटलस पर्वत। नंबर 1 पहला पर्वत है एटलस। नंबर 2 यहाँ पर देखिए ये पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोमा पर्वत श्रेणी, लोमा पर्वत। नंबर 2 है लोमा पर्वत। नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका में नीचे देखेंगे ये आपकी ड्रैंकर्सबर्ग। कौन सी है आपकी? ड्रैंकर्सबर्ग, 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 ठीक है, ड्रैंकर्सबर्ग। नंबर 4 यहां पर देखेंगे, यहाँ पे एक पर्वत शिखर है जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसका नाम है किलीमंजारो। क्या नाम है? किलीमंजारो, किलीमंजारो। नंबर 5 है केन्या पर्वत,
ये है आपका किलीमंजारो, किलीमंजारो। ये आपका नंबर 5 है केन्या पर्वत, केन्या पर्वत। और नंबर 6 आपका जो है वो है रुवेंजोरी, 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 रुवेंजोरी। ठीक है। और नंबर 7 यहाँ पे तिविस्ती माउंटेन है। ठीक है, तो अब एक एक करके सबसे पहला एटलस, एटलस के बारे में मैंने बताया। एटलस पर्वत आपका नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, उत्तर में यूरेशियन प्लेट है और नीचे आपकी अफ्रीकन प्लेट है। इन दोनों के आपस में अभिसरण से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। ये 3 देशों में पर्वत है आपका, पहला मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनेशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, इनमें ये एटलस माउंटेन आपका फैला हुआ है। तो एटलस पर्वत श्रेणी यहाँ पे एक मुख्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉबकल, टॉबकल। सबसे ऊंची चोटी इसमें है टॉबकल, टॉबकल। सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? टॉबकल। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी ये है। इसमें बहुत सारे, इस पर्वत श्रेणी में बहुत सारे धातु खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर कच्चा लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाई जाती है, कॉपर पाया जाता है। सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है इस पर्वत श्रेणी में। ठीक है, पहली बात तो ये स्पष्ट है। दूसरा चलते हैं, दूसरे नंबर पे दूसरा पर्वत है आपका लोमा पर्वत। ये है आपका लोमा। पहला एटलस, एटलस रख लेना। कहां पे है? 3 देश मैंने बताया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, याद कर लीजिएगा। लोमा पर्वत जो है आपका मुख्य तौर पे 2 देश हैं आपके जो पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। एक तो गिनी है और दूसरा है गिनी और सियरा लियोन, सियरा लियोन। गिनी और सियरा लियोन 2 देशों में अवस्थित है पर्वत, सियरा लियोन। ठीक है, तो गिनी और सियरा लियोन पर अवस्थित है। इसी पर्वत से अफ्रीका की एक प्रमुख नदी नाइजर नदी का उद्गम होता है। इसकी सबसे बड़ी चोटी का नाम है विनतु मानी, विनतु, विनतु मानी। सबसे ऊंची चोटी का नाम है विनतु मानी। ठीक है, तो ये दूसरा पर्वत है आपका। 2 देश मैंने बताया, सियरा लियोन और गिनी में अवस्थित है, सियरा लियोन और गिनी में अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है विनतु मानी और यहां से नाइजर नदी का उद्गम होता है, नाइजर नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है आपका ड्रिंकर्सबर्ग। ये आप तीसरे नंबर की चोटी। ठीक है, ड्रिंकर्सबर्ग, ड्रिंकर्सबर्ग। ये आपका दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित, ये भी एक आपका प्राचीन बलित पर्वत है। दक्षिणी अफ्रीका देश का पूर्वी हिस्सा है, उसमें अवस्थित है, या पूरे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है लेनियाना, लेनियाना। सबसे ऊंची चोटी का नाम लेनियाना। और इस पर्वत श्रेणी से ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। तो अभी नदी हम देखेंगे, ड्रिंकर्सबर्ग से ही ऑरेंज नदी निकलती है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका महादेश की प्रमुख नदी है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है किलीमंजारो। दरअसल किलीमंजारो एक पर्वत शिखर है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है आपका। तो ये तंजानिया में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? तंजानिया में। ये क्या है आपका? ज्वालामुखी है। अब ये सुसुप्त है, ज्वालामुखी पीक है आपका। तो ये पर्वतों में से कुछ पर्वत आपके ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। लिख लो, क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है इसका। यह पर्वत अफ्रीका के भ्रंश घाटी के पास अवस्थित है। यहाँ पे अफ्रीका में रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, महान रिफ्ट वैली। तो अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं रिफ्ट वैली वाले क्षेत्र में, तो रिफ्ट वैली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इस पर्वत में आप देखेंगे तो ये पर्वत आपका इक्वेटर के पास अवस्थित है। मतलब यहीं से पास में इक्वेटर जाता है, विषुवत रेखा जाती है। लेकिन इस पर्वत के ऊपर इसकी हाइट इतनी है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं, अब वैसे बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल भी रहे हैं, लेकिन ये पर्वत भी किससे ढका हुआ? ऊपर हिमाच्छादित है। तो कोई भी पर्वत श्रेणी 4000 मीटर से ऊपर जैसे ही होती है, वैसे उसमें हिमरेखा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब इसमें भी लगातार खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, ये तंजानिया में, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तंजानिया में आपका पड़ता है कौन सा पर्वत? माउंट किलिमंजारो, याद रखना है इसके बारे में। अगला पर्वत चलते हैं, अगला है केन्या पर्वत। ठीक है, तो केन्या आपका दूसरा पर्वत है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है केन्या पर्वत, और ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है, और ये आपका विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में अवस्थित है। केन्या देश में पड़ता है आपका ये, और विषुवत रेखा क्षेत्र में अवस्थित है। किस में अवस्थित है? विषुवत रेखा के बिल्कुल पास। ठीक है, यहाँ पे केन्या राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंदर अवस्थित है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके भी जो ग्लेशियर्स हैं बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो दो कारण है, एक तो आपका चूंकि ये विषुवत रेखा के पास है, दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगला पर्वत है आपका रुवेनजौरी पर्वत। ये आप देख रहे हैं रुवेनजौरी पर्वत। रुवेनजौरी पर्वत जो है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में अवस्थित है, डीआरसी में, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो में अवस्थित है आपका रुवेनजौरी पर्वत, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य डीआरसी। ठीक है, और युगांडा में भी, मतलब कुछ हिस्सा इसका युगांडा तक विस्तृत है, तो दो देशों में अवस्थित है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और युगांडा में आपका रुवेनजौरी पर्वत अवस्थित है। ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के पास अवस्थित है। अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो पहला किलिमंजारो, ये भी ज्वालामुखी शिखर, केन्या पर्वत और रुवेनजौरी, ये तीनों आपके क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चूंकि विषुवत रेखा के पास ये भी अवस्थित है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, और इसमें रुवेनजौरी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर तांबे और कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और इस पर्वत पे जो ग्लेशियर्स हैं, उस ग्लेशियर से ही नील नदी को भी पानी मिलता है, नील नदी के जल के स्रोत के तौर पे है, और इस पर्वत को चंद्रमा का पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, इस पर्वत को चंद्रमा का पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक नाम चंद्रमा का पर्वत भी आप पाएंगे। तो ये अफ्रीका के पर्वत हो गए। एक बार फिर से हम थोड़ा सा क्विकली फास्ट रैपिड देखते हैं। पहला एटलस है, दूसरा लोमा है, तीसरा डेंकनवर्क्स है, चौथा किलिमंजारो, फिर केन्या और रुवेनजौरी। ठीक है, 6 पर्वत आपको याद होने चाहिए। चलो अब मैं आपको पठार याद कराता हूँ, जितने भी है यहाँ के पठार, इनको भी याद कर लीजिए। ये आपके यहाँ पे टोटल हमें 7 संख्या इसकी भी देखनी है। दिवेस्ती पर्वत रेंज है, वो छोटा है, उसको कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपका रेगिस्तानी क्षेत्र में अवस्थित। देखो अब यहाँ पे 7 ये आपके मतलब पठार, चूंकि यहाँ पे पठार उच्च भूमि अपलैंड एरिया बहुत ज्यादा है, तो अफ्रीका में 7 पठार हमें देखने हैं। पहला ये पठार आपका पड़ता है गिनी वाले क्षेत्र में, जिसका नाम है फाउटा जालौन पठार। नंबर 1 है फाउटा जालौन, फाउटा जालौन, फाउटा जालौन। नंबर 2 है जोस का पठार। नंबर 1 है फाउटा जालौन, नंबर 2 है जोस का पठार, नंबर 3 है आपका बी का पठार। यहाँ पे है आपका बी का पठार, बी प्लेट्यू, ये आपका नंबर 3 है बी का पठार। ठीक है, नंबर 4 है आपका कटंगा का पठार, कटंगा प्लेटू, कटंगा का पठार। ठीक है, नंबर 5 है आपका बृहत कारू, ग्रेट कारू पठार, ये है आपका ग्रेट कारू पठार। ठीक है, नंबर 6 है पूर्वी अफ्रीकन पठार, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका पूर्वी अफ्रीकन पठार है। और नंबर 7 है यूथोपियन हाईलैंड एरिया या यूथोपियन उच्च भूमि। तो ये टोटल 7 प्रमुख पठार है, ऐसे और भी बहुत सारे पठार है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 7 प्रमुख पठार हैं। पहला है आपका फाउटा पठार, नंबर 2 है जोस का पठार, तीसरा है कटंगा पठार, नंबर 4 है बी का पठार, फिर बृहत कारू पठार, फिर आपका पूर्वी अफ्रीकन पठार, और फिर आपका इथोपियन उच्च भूमि। ठीक है, अब एक एक पठार के बारे में बात करेंगे। फाउटा जालौन की बात करें तो फाउटा जालौन जो आपका है, ये गिनी के पठार, मतलब गिनी में अवस्थित है। पहली बात तो गिनी, यहाँ पे एक देश है गिनिया, गिनी में अवस्थित है फाउटा का पठार आपका। ठीक है, और ये जो है अफ्रीका के जल विभाजक का काम भी करता है। ठीक है, दूसरा है जोस का पठार। जोस का पठार 2 देशों में अवस्थित है, पहला है नाइजर, ऊपर नाइजर है और नीचे नाइजीरिया है। नाइजर और नाइजीरिया, नाइजीरिया के बारे में मैंने क्या तथ्य बताया था?
सबसे ज्यादा जनसंख्या में बड़ा, जैसे उत्तर भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज्यादा, और क्षेत्रफल में कौन है? क्षेत्रफल में नंबर 1 राजस्थान, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। ठीक है, यूपी फोर्थ नंबर, इसलिए यूपी स्पेशल पढ़ने की बहुत जरूरत है आपको। ठीक है, फाउटा जालौन आपका गिनी में स्थित पठार है। जोस का पठार आपका 2 देशों में है, नाइजर और नाइजीरिया में अवस्थित है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा इसी पठार पर स्थित है। इस पठार पर टिन के भंडार पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? टिन के भंडार पाए जाते हैं। इस पठार पर टिन के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं? टिन के भंडार पाए जाते हैं। इस पठार पर टिन के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू आपका पाया जाता है कांगो रिपब्लिकन, माफ करेगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में। कहां पर है आपका? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, इसमें है कटंगा प्लेटू आपका अवस्थित है। और जाम्बिया में अवस्थित है। जाम्बिया और 2 देशों में है, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो और जाम्बिया में अवस्थित है। यहां पर भी तांबे और कोबाल्ट के भंडार बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं से जो है लुआलाबा नदी का उद्गम होता है और बाद में इसी से इसकी कई सारी धाराएं मिलकर कांगो नदी का निर्माण करती हैं। तो कटंगा प्लेटू ही देखा जाए तो कांगो नदी की का जो उद्गम होता है इसी पठार से होता है। यहाँ की प्रमुख नदी है कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अभी बी का पठार बताई, कटंगा बताया। कटंगा 2 देशों में अवस्थित है। 2 देश कौन कौन से हैं? कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया। इसके बाद है बी का पठार। बी का पठार अंगोला में अवस्थित है। यह है बी का पठार, अंगोला में अवस्थित है आपका। कहां अवस्थित है? अंगोला में अवस्थित है। इस पठार में बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं और इस पठार से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका बृहत कारु का पठार। ये है नीचे आपका बृहत कारु। तो ये पठार भी आपका दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। बृहत कारु कहां अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। बृहत कारु आपका दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। यह पठार विषुवत रेखीय क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे वर्षावन एवं जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर जो है बृहत कारु ये है, तो ये आपका पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में, पूरी तरीके से दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, इसमें चूंकि आपको पता है ये मकर रेखा से नीचे अवस्थित है। ये पठार आपका मकर रेखा है यहीं पे, यहीं से मकर रेखा होकर के जाती है पूरा 23.5 डिग्री होती है। ट्रॉपिक मकर रेखा ये है। तो एक तरीके शीतोष्ण कटिबंधीय पठार के तौर पे इसको आप देखते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय पठार है आपका बृहत कारु का पठार। इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है? लावा की परत पाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन के थ्रू ये पठार बना है और इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। हीरा की खानें पाई जाती हैं इस पठार में। दक्षिण अफ्रीका में हीरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बृहत कारु की पठार में ही हीरा की खानें पाई जाती है। ठीक है, अब आपका अगला पठार है पूर्वी अफ्रीकी पठार। पूर्वी अफ्रीकी पठार ये रहा आपका, ये पूर्वी अफ्रीकी पठार है। पूर्वी अफ्रीकी पठार, पूर्वी अफ्रीकी पठार विषुवत रेखा में अवस्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है ये। अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है पूर्वी अफ्रीकी पठार। विषुवत रेखा में अवस्थित होने के कारण से यहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं, जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसी पठार पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो अवस्थित है। ठीक है, किलिमंजारो यही इसी पठार पर आपका अवस्थित है। ठीक है, तंजानिया वाले क्षेत्र में। यहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी चोटियां भी पाई जाती हैं और इसी पठार पर अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील यहाँ पर अवस्थित है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आपकी विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से ही आपकी व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, वहीं से व्हाइट नील आपकी निकलती है। ठीक है, तो इसमें कई सारी झीलें अवस्थित हैं। लेक टना लेक भी यहीं पे अवस्थित है। ठीक है,
और केन्या वाले क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में चाय खेती की जाती है, इसीलिए केन्या विश्व में चाय उत्पादक देशों में से प्रथम स्थान पे आता है। उत्पादक और निर्यातक के रेशियो बदलता रहता है, हर साल के डेटा चेंज होते रहते हैं, लेकिन केन्या में चाय की खेती इसी पठार पे की जाती है और इस पठार में मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी जो है उच्च भूमि क्षेत्र है, पूर्वी पठारी क्षेत्र है। अगला है आपका यूथोपियन आइलैंड क्षेत्र। ये जो आपका यूथोपिया वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी, ये क्षेत्र में भी गर्म और शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस पठार में बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती हैं। इस पठार पे जो है जिबूती वाला क्षेत्र, इसी पठार पे, जिबूती एक छोटा सा देश है आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, इसमें असल झील जो पाई जाती है वो भी आपकी लवणीय झील है। लेक टना, जिससे आपकी ब्लू नील निकलती है। नील नदी की दो ब्रांचेस है, एक आपकी व्हाइट नील है, दूसरी आपकी ब्लू नील है। तो ब्लू नील लेक टना से निकलती है, व्हाइट नील लेक विक्टोरिया से निकलती है। तो जो आपकी लेक टना है वो आपकी इसी पठार पे, इथोपियन उच्च भूमि पर ही अवस्थित है आपकी लेक टना। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 7 पठार मैंने बताया। आउटा जलौन, दूसरा जोस का पठार, तीसरा कटंगा पठार, चौथा बी का पठार, पांचवा कारू ग्रेट कारू पठार, छठवां आपका पूर्वी उच्च भूमि और सातवां आपका इथोपियन हाईलैंड एरिया। कोई दिक्कत? ठीक है, ये पठार है, तुरंत अपने उसमें डालना है, मैच लगा लेना है, इतना आसान है, कुछ खास नहीं। ठीक है, अब अफ्रीका की झीलों में आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। देखिए, ये अफ्रीका के रिफ्ट वैली है। ठीक है, ये अफ्रीका आपका कुछ समय बाद आने वाले समय पे आप देखोगे अफ्रीका का इतना हिस्सा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा इसका पृथक हो जाएगा। क्यों पृथक हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है प्लेट गोतनी की गतिविधियां चल रही है। ये देखिए, ये हिस्सा कट रहा है यहाँ से, ये पूरा का पूरा रिफ्ट टूट रहा है, ये हिस्सा, ये भ्रंश पड़ रहा है इस हिस्से में। इसी कारण इस क्षेत्र में आप देखते हैं बहुत सारे जो पर्वत शिखर है वो सब ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन है। तो इस प्लेट के नीचे जो है प्लेट विवर्तन की संचलन है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे देखिए कितनी सारी लेक बन चुकी हैं। नए लेक मतलब एक तरीके से समुद्री क्षेत्र का, नए समुद्री क्षेत्र का नए पानी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या हो रहा है, आपस में कट रहा है और कट करके अलग हो रहा है। तो ये इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली क्षेत्र। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पे देखिए कितनी सारी प्लेटें आपस में मिलती है। एक तो ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, ये सोमालियन प्लेट है आपकी, ये प्लेट अलग हो रही, पूरी की पूरी सोमालियन प्लेट यहाँ से अलग होकर के जा रही है। ये आप रेड कलर में जितना देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में प्लेट विवर्तन की गतिविधियों के कारण से यहाँ पर देखिए कितनी सारी झीलों का निर्माण हो गया है। यहाँ पे लेक अल्बर्ट है, यहाँ पे लेक एडवर्ड है, यहाँ पे लेक किवीयू है, ये लेक टंगानिका है, लेक मलावी है, लेक रुकिया है, लेक विक्टोरिया है, लेक मलावी है। इस तरीके से देखिए बहुत सारी यहाँ पे झीलों का निर्माण हो गया है। तो महान झील क्षेत्र वो आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, लेकिन रिफ्ट वैली क्षेत्र में झील ही झीलें यहाँ पर भी लगातार विकसित हो रही हैं, बनती चली जा रही हैं। तो अब बात करते हैं अफ्रीका की झीलों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं 3-4 झीलें ही प्रमुख बताऊंगा। पहली है लेक विक्टोरिया। ठीक है, क्वेश्चन कई बार लेक विक्टोरिया से आता है। लेक विक्टोरिया 3 देशों में अवस्थित है, 3 देशों की सीमा साझा होती है लेक विक्टोरिया से। पहली बात है विषुवत रेखा के पास अवस्थित है आपकी, ठीक है, इक्वेटर के पास देश अवस्थित है। ये 3 देशों में है आपकी युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, इनसे सीमा साझा करती है। क्वेश्चन पूछता है तंजानिया, तंजानिया प्लस केन्या, इनसे सीमा साझा करती है। कौन सी लेक है आपकी? लेक विक्टोरिया। इनसे सीमा साझा करती है केन्या, युगांडा, तंजानिया से। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये इसी झील से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। देखो, ये आपकी भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है, क्योंकि ये झील कहां पे अवस्थित है? देखो बीचों बीच में यहां अवस्थित है। भ्रंश घाटी की झीलें ये है आपकी। ठीक है, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किव्यू, लेक टंगानिका, लेक, तो ये आपकी ये लेक विक्टोरिया भ्रंश घाटी में अवस्थित है क्या? नहीं अवस्थित है, रिफ्ट वैली में नहीं अवस्थित है। ठीक है, और इसी लेक से ही श्वेत नील नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। सफेद नील नदी या व्हाइट नील का उद्गम यहीं से होता है, इसी से। कोई दिक्कत? चलो।
पहले नंबर पे आपकी विक्टोरिया झील है, ठीक, लेक विक्टोरिया। नंबर 2 पे आपकी जो झील है इसका नाम है टंगानिका झील। टंगानिका, ये है आपकी नंबर 2 झील, ये है लेक टंगानिका। इसको मैं रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली की झील है, ये है लेक, बिल्कुल लंबी लंबी झील है ये पूरी पूरी, ये है लेक टंगानिका, ठीक है। तो लेक टंगानिका आपकी 4 देशों से होकर के गुजरती है, 4 देशों की सीमा में अवस्थित है। 4 नहीं, माफ करिएगा, 2 देशों में, 2 देश हैं। एक आपकी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, DRC, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, DRC, और दूसरा तंजानिया, इधर तंजानिया है, इस तरफ आपका तंजानिया है, और इधर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, ठीक है। तो मुख्य तौर पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो तथा तंजानिया के बीच अवस्थित है। ये भ्रंश घाटी क्षेत्र में अवस्थित है और विश्व की सबसे लंबी झील है, ठीक है। टंगानिका क्या है? विश्व की सबसे लंबी झील है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील में भी ये आती है, ठीक है। इसके बाद एक झील है आपकी यहाँ पे 3 नंबर, जिसका नाम है लेक चाड। ये है आपका, इसमें देखिए ये है आपकी लेक चाड, ये तीसरी झील है लेक चाड। यह आपकी नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून देशों के साथ सीमा साझा करती है। 4 देश हैं इसमें, ठीक है। इधर नाइजीरिया है, नाइजीरिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहां पे है नाइजर, कैमरून और चाड, यहां पे आपका ये चाड है, ठीक है, इधर आपका कैमरून है। तो 4 देशों के साथ सीमा साझा करने वाली झील है लेक चाड। ये मीठे पानी की झील है और निरंतर ये सिकुड़ती जा रही है, धीरे धीरे इस झील का अस्तित्व अब खत्म होता जा रहा है, ठीक है। और इस झील में जो है ये अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र इसमें पाया जाता है, क्योंकि इसमें 4 ही नदी गिरती है। एक नदी है जो आकर के इस झील में अपना जल गिराती है, तो अंतःस्थलीय मतलब नदी समुद्र तक न पहुंच के वो इसी झील में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो अंतःस्थलीय नदी तंत्र जो है इसमें पाया जाता है, 4 ही नदी इसमें जल गिराती है इस नदी में, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। बाकी बहुत सारी झीलें हैं इसमें, बहुत सारी झीलें जो मैंने रिफ्ट वैली में आपको बताई हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये आपका है, ये देखिए आपका ये नाइजर, सीमा साझा जो कर रहे हैं देश, एक तो नाइजीरिया है, फिर नाइजर है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी ये लेक चाड ही आपकी ऐसे सिकुड़ती जा रही, खत्म होती जा रही, सूखती जा रही है। फिर ये लेक चाड इधर है, ये कैमरून है इसके साथ सीमा, और इधर आपका चाड, ठीक है। टोटल आपकी इधर कैमरून है, कैमरून, ठीक है। अभी आपका अब नदियों के बारे में बात करेंगे। बाकी देखो यहाँ पे और बहुत सारी झीलें एक बार मानचित्र में आप देख लीजिएगा। एक तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार क्रम देख लेते हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम। सबसे ऊपर है लेक तुर्काना, ठीक है, ये रिफ्ट वैली की है आपकी। लेक तुर्काना के बाद लेक अल्बर्ट, ठीक है, लेक अल्बर्ट के बाद लेक एडवर्ड, नीचे है आपकी लेक अल्बर्ट के बाद आपका है लेक किवू, लेक क्यू के बाद है लेक तंजानिका। ये सब मानचित्रण में देखिएगा आप लोग, अपने मानचित्र में एटलस में खोल करके एक बार ये ही बार देखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे लेक मलावी है, ये आपकी है लेक मलावी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे बहुत सारी लेक अवस्थित है ग्रेट लेक एरिया में, रिफ्ट वैली वाले क्षेत्र, ठीक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हैं, यहाँ पे एक लेक रूडोल्फ भी है, छोटी छोटी बहुत सारी झील है। लेक न्यासा है यहाँ पे, तो एक बार आप इसको जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं, रिवर के बारे में बात। टोटल यहाँ पे 7 रिवर में याद कराऊंगा। अफ्रीका में टोटल 7 प्रमुख नदी हैं। पहला है यहाँ पे, पहले नंबर पे है बोल्टा नदी। यहाँ पे एक नदी है बोल्टा, भी बोल्टा के बारे में बताऊंगा, कहाँ से निकलती है कहाँ नहीं निकलती, बस याद कर लेना। नंबर 1 बोल्टा। नंबर 2 नदी जो आपकी है नाइजर नदी, नंबर 2 नाइजर। नंबर 3 नदी है कांगो नदी, नंबर 3 नदी है कांगो नदी। नंबर 4 नदी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर 4 नदी है जाम्बेजी नदी। नंबर 1 बोल्टा, नंबर 2 नाइजर, नंबर 3 कांगो, नंबर 4 जाम्बेजी, नंबर 5 है ऑरेंज नदी, यहाँ पे देखो ऑरेंज नदी है, और नंबर 6 है लिम्पोपो नदी।
नंबर 6 लिम्पोपो और नंबर 7 नील नदी। ये 7 प्रमुख नदियां हैं अफ्रीका की। फिर से एक बार मैं नाम याद कराता हूं। पहला है वोल्टा नदी, दूसरा है नाइजर नदी, नंबर 3 कांगो नदी, नंबर 4 जम्बेजी नदी, नंबर 5 ऑरेंज नदी, और इसके बाद लिम्पोपो और नील। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे एक एक करके नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बोल्टा नदी। बोल्टा नदी का जो उद्गम होता है यहाँ पे होता है आपका, ये नदी आपकी यहाँ पे उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र में, ये गिनी की खाड़ी में, ये इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी खाड़ी तो इसका उद्गम होता है पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र से। ये आपका अफ्रीका का पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिमी उच्च प्रदेश से होती है और गिनी की खाड़ी में जल गिराती है। ये घाना की प्रमुख नदी है। वोल्टा बहती है घाना में, घाना देश है यहाँ पे, तो घाना की प्रमुख नदी है। ठीक है, और इस नदी पर असोसोम्बो बांध अवस्थित है, जिसमें जो है बोल्टा झील निर्माण होता है। ये नदी बोल्टा झील का निर्माण करती है। यहाँ पे एक झील भी बनती है जिसका नाम है बोल्टा झील। यहाँ पे एक बांध है जिस बांध का नाम है अशोक सोम्बा, माफ करेगा, अकोसोम्बा झील, अकोसोम्बा बांध, अकोसोम्बा बांध। ठीक है, तो इस पे बोल्टा झील का निर्माण होता है। तो बोल्टा कहाँ की प्रमुख नदी है? घाना की। कहाँ की प्रमुख नदी है? घाना। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ फैक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल्टा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसलिए इंपॉर्टेंट। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाई गई। मानव निर्मित झील समझते हैं जब हम कोई बांध बनाते हैं तो बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बन जाता है और वो झील में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बोल्टा झील आपकी विश्व की सबसे बड़ी मानव झील है। ठीक है, तो पहला आपका बोल्टा क्लियर हो गया। दूसरी नदी है यहाँ पे नाइजर नदी। नाइजर नदी लोमा पर्वत से निकलती है। लोमा पर्वत मैंने आपको बताया था। ठीक है, लोमा पर्वत से आपकी नाइजर नदी निकलती है। ये नदी आप देख रहे हैं, ये है नाइजर नदी, ये आपकी बह रही है। ठीक है, लोमा पर्वत से रही है यहाँ पे, गिनी वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लोमा पर्वत। तो लोमा पर्वत श्रेणी से नाइजर नदी निकलती है और गिनी की खाड़ी में जल गिराती है। ये गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, नाइजर नदी के डेल्टा क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, और यह पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है ये। ठीक है, इस नदी को घुमाव वाली और मोड़ वाली नदी भी कहा जाता है। इस नदी को घुमाव वाली और मोड़ वाली नदी भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा देख रहे हैं, घुमाव और मोड़ इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी नाइजर नदी हो गई। अगली नदी है कांगो नदी। यहाँ पे देखिए, कांगो नदी कई सारी नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है। बहुत सारी नदियों की धाराएं मिलकर के कांगो नदी का निर्माण करती है। ठीक है, और ये सब कटंगा प्लेटू से निकलने वाली नदियां होती हैं। ये अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। कटंगा प्लेटू से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, उन सभी नदियों से मिलकर कांगो नदी मिलती है। कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजोन के बाद। ठीक है, जिसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? कांगो नदी। गहराई सबसे ज्यादा है इस नदी में, और ये नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता पाई जाती है और इसी नदी पर ग्रेट इंगा परियोजना भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ये विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तौर पे ये है। ठीक है, तो इस पे इंगा जल उत्पादन परियोजना चल रही, ग्रेट इंगा परियोजना, जिसमें 40,000 जल विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को पहली बार, फिर नीचे वो उतरती है दूसरी बार। विषुवत रेखा को 2 बार। भारत में भी एक नदी है माही नदी। माही नदी विषुवत कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और इस नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है जायरे, कांगो जायरे भी बोलते हैं इसको। तो कभी जायरे नदी, कांगो जायरे पूछता है तो एक ही बात है। ठीक है, माही नदी।
नहीं, तापी नदी तो आपकी नर्मदा के नीचे भ्रंश घाटी में बहती है, सूरत उसके किनारे अवस्थित, सतपुड़ा के दक्षिण में। तो अब जो है आपका इसके नदी बेसिन में, कांगो नदी के नदी बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती है। पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, हाइट बहुत कम है, पेड़ों पर घर बना के रहते हैं पिग्मी लोग। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। तो पिग्मी जनजाति यहाँ पर निवास करती है कांगो नदी बेसिन में। ठीक है, दूसरी नदी है आपकी जाम्बेजी नदी। अगली नदी है आपकी जैम्बेजी, ये देख रहे हैं जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है आपकी, इस नदी का उद्गम जो है वो आपका बी के पठार से होता है। जाम्बेजी नदी यहीं पर बी का पठार था, मैंने आपको बताया था, बी के पठार से इसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है मोजाम्बिक चैनल में जाके गिरती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोजाम्बिक चैनल है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में। तो बी के पठार से निकलती है, मोजाम्बिक चैनल पे गिरती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा भी बनाती है। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा भी बनाती है नदी, जाम्बेजी नदी। इस नदी पर करीबा बांध बना है, करीबा बांध, जिसपे करीबा झील का निर्माण होता है। ठीक है, आयतन के दृष्टिकोण से करीबा झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। तो वॉल्यूम के हिसाब से करीबा झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस नदी पर, जम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो जम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। बताएं कोई दिक्कत? ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ऑरेंज नदी। ये हो गई जाम्बिया नदी। जाम्बिया नदी के बाद ऑरेंज नदी। ये देख रहे हैं ऑरेंज नदी कहां से निकलती है? ड्रैंकस वर्ग पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ पे ड्रैंकस वर्ग पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताई थी अभी, वहां से ये नदी आपकी निकलती है, अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। ये अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदी है ये, और दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक भी ऑरेंज नदी है। और यह नदी जो है, यहाँ पे नामीबिया है एक देश, तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है ये। ठीक है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है आपकी ऑरेंज नदी। ठीक है, इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी वाल नदी है, वाल इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी। इसके बाद है आपका लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। ये है आपकी लिम्पोपो। जाम्बिया के बाद यहाँ पे है लिम्पोपो, ऊपर जाना है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलो 3 फैक्ट आपके हो गए। पहला, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, हाँ अभी बताया, कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, इन तीनों के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो इनकी बॉर्डर बनाते हुए नदी बहती है आपकी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। ठीक है, लिम्पोपो नदी, और ये भी आपकी हिंद महासागर में जल गिराती है। अगली नदी आपकी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है? सूडान की राजधानी खार्तूम, जहां पे देखो पहले तो व्हाइट नील के तौर पे निकलती है विक्टोरिया झील से, तब तक ये नील नदी नहीं है, तब तक ये व्हाइट नील है। फिर यहाँ पे लेक ग्रेट विक्टोरिया से निकलती है। यहाँ पे लेक टना है, लेक टना से निकलती है आपकी, इथोपिया वाले क्षेत्र में है लेक टना। लेक टना से निकलती है ब्लू नील। ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों सूडान में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम में ये मिल जाती है। वहां पर श्वेत नील और ब्लू नील आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद ये नील नदी बन जाती है, नील रिवर बन जाती है। ठीक है, अभी इस पे बड़ा विवाद चल रहा है कि सूडान जो है यहाँ पे बांध बना रहा है, तो मिस्र जो है इसका लगातार ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बांध बन जाएगा तो पानी का जल जो है क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा, पानी नदी सूख जाती है बांध बनने के बाद। जब अतिरिक्त जल होता है तभी नदी का प्रवाहित किया जाता है, विलुप्त हो जाती है, मृतप्राय हो जाती है। जो सहायक नदियां आगे मिलती हैं वही उसे जिंदा करती हैं। तो ऐसे में मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो यदि मिस्र
सूख गया तो समझिए फिर पूरा का पूरा देश, क्योंकि ये क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पूरा रेगिस्तान है मिस्र भी। लेकिन नील नदी ने क्या किया है, मिस्र को हरा भरा कर दिया है। तो नील नदी के बेसिन में जो है चावल की खेती और कपास की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम जो है व्हाइट नील के तौर पे होता है विक्टोरिया से, और ये जाकर के भूमध्य सागर में जल गिराती है। ये आपका मेरिडियन सी है आपका, यहाँ पर आए जाकर जल गिराती है। ठीक है। और मिस्र अपनी जलापूर्ति के लिए पूरी तरीके से नील नदी पर निर्भर है, इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र ने इस नदी पर आस्वान बांध बनाया है। कौन सा बांध बनवाया? आस्वान बांध बनवाया है। और ये नदी डेल्टा बनाते हुए, मिस्र के डेल्टा, नील नदी का डेल्टा विश्व के सबसे उपजाऊ डेल्टाओं में से एक है, और मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। और यहां पर मिस्र का सबसे प्रमुख शहर जो है अलेक्जेंड्रिया यहीं पर अवस्थित है। जितने भी मिस्र के प्रमुख शहर हैं सारे नील नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। अब देखो, अफ्रीका में नदी हो गया, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, झील हो गए, ये सारी चीजें हो गई आपकी। कुछ यहाँ पे बेसिक फैक्ट, यहाँ पर देखिए एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि पर यूके का कब्जा है, जबकि ये स्पेन है। यहाँ पे स्पेन है और इधर मोरक्को है। स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, तो जल संधि जो मतलब एक तरीके से, और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, या अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और विश्व के प्रमुख जो है सबसे व्यस्तम मार्गों में से, यहाँ से आप देखते हैं एशिया से यूरोप का होने वाला व्यापार जो होता है, यहाँ से अरब सागर में गल्फ ऑफ अदन से होते हुए रेड सी से होते हुए सुएज नहर, और सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर, फिर जिब्राल्टर जल संधि, और फिर अटलांटिक महासागर में व्यापार होता है, यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको पता है कि मोरक्को और जिब्राल्टर यूके में, मतलब जिब्राल्टर एक छोटा सा क्षेत्र है जो यहाँ पर स्पेन के दक्षिण में अवस्थित है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। कई बार स्पेन ने युद्ध की धमकियां भी दी, कार्रवाई करने के लिए बोला कि भैया ये क्षेत्र मुझे लौटा दो, लेकिन आपको पता है इसका वाणिज्यिक महत्व कितना है, स्ट्रेटेजिक महत्व, इसलिए यूके इसे देना नहीं चाहता। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको घास के मैदान बहुत सारे पढ़ाए भी थे पिछले सेशन में। ये देखिए, तो यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये देखिए अलग अलग थे आपके। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका में पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सेल्वास आपके क्या है, वर्षावन थे आपके। और लानोस आपके वेनेजुएला वाले क्षेत्र में कंपोस आपके घास के मैदान थे, जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं। वैसे ही आपके यहाँ पर सवाना पाए जाते हैं अफ्रीका में, और बेल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, सवाना और बेल्ट पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान विषुवत रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ से विषुवत रेखा होकर जाती है, तो आप देखेंगे ये सवाना घास के मैदान है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, दोनों तरफ पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, 0 डिग्री के दोनों तरफ। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपके सवाना और ये आपकी सवाना। तो पहली बात, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, और ये विषुवत रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होने के कारण से, ये बहुत ज्यादा वर्षा नहीं है, इस कारण से यहाँ पे लंबी, मोटी और पौष्टिक घास का विकास होता है। या इस घास के मैदान पे विश्व के सबसे बड़े स्थलीय जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा। और इस पे वन्य जीवों के, इतने सारे वन्य जीव होने के कारण से ये क्षेत्र हमेशा शिकार के लिए लोकप्रिय रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है, इसलिए लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है इस क्षेत्र को, लैंड ऑफ बिग गेम। लोग शिकारी जो थे पहले, अब तो सारी चीजें प्रतिबंधित हो चुकी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बेल्ट, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा बेल्ट जो है, ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, ये आपके बेल्ट। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लाल घास पाई जाती है, लाल घास पाई जाती है बेल्ट के मैदानों पे। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य नदी वाल है, यहाँ पे एक ऑरेंज की सहायक नदी है, और वो बेल्ट से होकर के ही जाती है। और इसका ज्यादातर उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है, यहाँ पे पशुपालन सबसे ज्यादा होता है।
इसके बाद हम डेजर्ट की बात करें तो अफ्रीका आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल के साथ साथ जो प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अफ्रीका में ही है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, आपका सहारा डेजर्ट है। याद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट यही पाया जाता है, अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल में से एक है। ठीक है, एकमात्र मरुस्थल जो महाद्वीप के पश्चिम हिस्सा में भी है, पूर्व हिस्से में भी है, पश्चिम में भी है, पूर्व में भी है। तो इसका विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, विश्व का एकमात्र मरुस्थल है। और यह मरुस्थल अफ्रीका के 11 देशों में विस्तृत है। कहां पर स्थित है? 11 देशों में स्थित है। यह एक पथरीला मरुस्थल है, यहाँ पे रेतीला नहीं है, पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। आप यदि मेरा एक वीडियो देखें, भारत दर्शन का पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था मरुस्थल के प्रकार, वो मैंने थार से पढ़ाया था वीडियो। ठीक है, तो हमादा का इसमें कई सारे, और इस मरुस्थल में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा, रेड सॉइल जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसमें कई सारी जनजातियां रहती हैं, तुआरेग जनजाति, बेनुई जनजाति, ये सारी जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। पशुपालन इनका मुख्य कार्य है। यहाँ पर बहुत ज्यादा उच्च, विश्व का सबसे ज्यादा उच्च तापमान, लीबिया चूंकि यहीं पर पड़ता है आपको ऊपर लीबिया, तो लीबिया में एक जगह है जिसका नाम है अजीजिया, अजीजिया में विश्व का सबसे ऊंचा तापमान पाया जाता है, तापमान अभी तक रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये आपका अल अजीजिया एक जगह है। सहारा डेजर्ट के बारे में कुछ बातें हो गई। दो डेजर्ट और है, एक है कालाहारी यहाँ पे, और तीसरा है नाबिब डेजर्ट। तीन प्रमुख डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट आपका बोत्सवाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना, मुख्य तौर पे ये आपका बोत्सवाना में अवस्थित है। रेतीला डेजर्ट है आपका ये। ठीक है, बोत्सवाना देश में अवस्थित है। कैसा देश, कैसा डेजर्ट है आपका? रेतीला डेजर्ट है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन, कालाहारी में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है बुशमैन, बुशमैन जनजाति यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, बुशमैन जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद है आपका नाबिब, नाबिब, ये है आपका नाबिब डेजर्ट। ठीक है, तो नाबिब डेजर्ट आपका नबीबिया में अवस्थित है, नबीबिया में अवस्थित है ये डेजर्ट आपका। और ये भी आपका रेतीला मरुस्थल है। इसका निर्माण बेंगुला धारा, यहाँ पे ठंडी जलधारा जाती है, बेंगुला धारा। मैंने कल आपको उत्तरी अमेरिका वाले में बताया था कि जब आपको सोनेरान और मुजावे डेजर्ट बताया था, तो ठंडी जलधारा यहाँ पे वर्षा नहीं होने देती है। कारण क्या है? क्योंकि हवा भी ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा भारी होती है, हाई प्रेशर जोन बनता है, वो नीचे बैठने का प्रयास करती है। तो इसलिए यहाँ पे जहां भी ठंडी जलधारा जाएगी वहां पे मरुस्थल होगा। इसलिए आमतौर पे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेंगुला जलधारा, नाबिब डेजर्ट मुख्य तौर पे जिम्मेदार है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यह मरुस्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर इस मरुस्थल में कोहरे से ढके हुए बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, जो ठंडे मतलब कोहरे से ढके होते हैं पूरी तरीके से, बड़े बड़े बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो तीन डेजर्ट मुख्य तौर पे कौन कौन से हो गए? एक तो आपका सहारा डेजर्ट है, दूसरा आपका कालाहारी है, और तीसरा नाबिब डेजर्ट। ठीक है, 11 देशों में विस्तृत है आपका सहारा, कालाहारी आपका बोत्सवाना क्षेत्र में, नाबिब आपका नामीबिया में। कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की चर्चा हुई थी, ये देखिए, ये अफ्रीका की सींग है। इसमें 4 देश हैं आपके, पहला इथोपिया, दूसरा सोमालिया, ठीक है, ये पूरा सोमालिया है आपका। ठीक है, एक देश है जिबूती, छोटा सा देश है पिंटूसा, और यहाँ पे ये है इरिट्रिया, इरिट्रिया। तो लाल सागर चल गया, गल्फ ऑफ अडन है आपका, और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। तो 4 देश है इसमें, ध्यान रखना है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए मिस्र वाला जो क्षेत्र है, कहाँ है? मिस्र। हाँ, ये देखिए सुएज नहर है, सुएज नहर, ये आप देख रहे हैं लाल सागर है, इधर सऊदी अरब है, इधर आपका इजिप्ट है, मिस्र है, ये बीच में लाल सागर है, अरब की खाड़ी इसको अरब सागर से जोड़ती है। यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये आपका सुएज नहर, ये बिल्कुल बनाया गया है। तो मिस्र का कुछ हिस्सा आपका ये आधा मिस्र एशिया में पड़ता है, ये एशिया में है, और बाकी का मिस्र आपका इजिप्ट आपका इधर पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था, और मुख्य तौर पे उद्देश्य यही था कि जलमार्ग की उपस्थिति हो जाए,
1869 में सुएज नहर बनाई गई थी। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। और इसमें नहर जो है पोर्ट सईद को पोर्ट सुएज से जोड़ती है। दो पोर्ट हैं, दो बंदरगाह हैं, पोर्ट सईद है यहाँ पे नीचे, और फिर पोर्ट आपका यहाँ पे ये सुएज, पोर्ट सुएज है, और यहाँ पे पोर्ट सईद है। ये दो पोर्ट है, दो बंदरगाह है। एक बंदरगाह ये है पोर्ट सुएज सईद, और यहाँ पे पोर्ट सुएज। तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। बहुत पतली है ये। अभी बीच में आपने खबर देखी होगी, पिछले साल 2021 में एक जहाज जो है, चीन का जहाज जाकर के इसमें पूरा टेढ़ा हो गया था, लंबा जहाज था, और उससे पूरा सुएज नहर बंद हो गया था। हाँ, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था पूरा रास्ता। तो उसको कई दिन लग गए थे उस जहाज को सीधा करने में और उसको अलग करने में। तो सुएज नहर जो है पोर्ट सईद को पोर्ट सुएज से जोड़ती है। इस नहर का नियंत्रण जो है मिस्र के द्वारा किया जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। मिस्र की गवर्नमेंट, पहले इसमें ब्रिटेन का काफी लंबे समय तक आधिपत्य रहा, बाद में जो है ये फिर मिस्र की गवर्नमेंट के द्वारा इसको पूरी तरीके से क्या किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ी हुई बातें थी आपकी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली है आपकी, भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी की बात कर रहे हैं। तो ये पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी अरब प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। ये अरब प्रायद्वीप है आपका, और ये आपका पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में आपका ये अवस्थित है। ये आपका जो है पूरा का पूरा सीरिया वाले क्षेत्र से स्टार्ट होती है। सीरिया आपका पड़ता है एशिया में, वहां से भ्रंश घाटी स्टार्ट होती है, फिर मृत सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए पूर्वी अफ्रीका में मोजाम्बिक देश तक है, यहां तक है पूरी पूरी रिफ्ट वैली। तो अब आने वाले समय पे आप देखेंगे मानचित्र, अभी नहीं मतलब 1000 साल बाद मानचित्र से ये क्षेत्र अलग हो चुका होगा। धीरे 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 ये क्षेत्र आपका, तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, 6000 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। और इस भ्रंश घाटी में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, चाहे लेक टंगानिका हो, लेक एडवर्ड हो, तुर्काना हो, न्यासा हो, रुडोल्फ हो, सारी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी झील भी पाई जाती हैं। बहुत सारी इस भ्रंश घाटी में ज्वालामुखी अवस्थित है, चाहे माउंट क्लीमंजारो है, चाहे माउंट केन्या हो, चाहे माउंट रुवेंजोरी हो, सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इससे जुड़ी हुई कुछ, ठीक है। यहाँ पे अभिसरण हो रहा है। यहाँ पे एक प्लेट है आपकी, सोमालियन प्लेट है, इधर अफ्रीकन प्लेट है, नूबियन प्लेट है। ये प्लेटें आपस में दूर जा रही है एक दूसरे से। ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, 5 सेंटीमीटर हाँ खत्म हो रही, धीरे धीरे ये हटती जा रही। तो ये प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, एक दूसरे से दूर जाने के कारण से ये स्थिति विकसित हो रही है। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। चलिए अब जो है आपका ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। कुछ लिस्टिंग है, एक लिस्टिंग देख लेता हूं, उस लिस्टिंग के बाद हम टॉपिक को खत्म। हाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। हौसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है, हिम्बा जनजाति नामीबिया में पाई जाती है, पिग्मी जनजाति कांगो जायरे में पाई जाती है, मैंने बताया था कांगो नदी बेसिन में। हत्तू जनजाति रवांडा में पाई जाती है, जुलू जनजाति साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, फुलानी जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है, संबुरु जनजाति केन्या में पाई जाती है, टुटसी जनजाति रवांडा में पाई जाती है, बोअर जनजाति साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई जनजाति केन्या या तंजानिया में पाई जाती है, और बुशमैन आपके कालाहारी मरुस्थल या बोत्सवाना क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, हौसा, हिम्बा, पिग्मी, हत्तू, जुलू, फुलानी, संबुरु, टुटसी, बोअर, मसाई और बुशमैन। बोअर आपकी साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति। क्लियर है, ये बहुत सारी जनजातियां, इनकी लिस्ट आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। बाकी घास के मैदान मैंने आपको बता दिए, 2 घास के मैदान है, बेल्ट और वॉक के सवा। बाकी यहाँ पे देखो बहुत सारी स्थानीय पवनें चलती हैं, ठीक है। एक पवन यहाँ पे चलती है हरमट्टन पवन। हरमट्टन पवन मतलब स्थानीय पवन, लोकल विंड जो चलती है। हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, और एक गर्म पवन होती है। ऐसे ही यहाँ पे सिरोक्को पवनें चलती हैं जो कि भूमध्य सागर से आती हैं। तो भूमध्य सागर से जब आती हैं, यहाँ से भूमध्य सागर से इटली की तरफ जाती है, माफ करिएगा, सहारा के मरुस्थलों में सिरोक्को पवनें बहती हैं,
जो सहारा के डेजर्ट पे बहुत सारी पौने बहती है। एक तो हरमट्टन मैंने आपको बताया, गिनी की खाड़ी की तरफ बहती है आपकी, तो डॉक्टर विंड इसको कहते हैं। और इधर से हरमट्टन पौने बहती है, तो यहाँ से रेत ले जाती है, और रेत ले जाकर के इटली में जब बारिश होती है भूमध्य सागर के पानी के साथ, तो वहां पे लाल कलर की रेत जब नीचे गिरती है तो लाल वर्षा के तौर पे भी जानी जाती है। सिरोक्को पौने पाई जाती है, हरमट्टन पौने पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ प्रमुख स्थानीय पौने यहाँ पाई जाती है। तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण जो है आपके अफ्रीका से जुड़ी हुई चीजें थी। लगभग मैंने सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर किए, जो जो जरूरी होते हैं, जो जो चीजें पूछी जाती हैं या जो जो चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, बाकी विषुवत रेखा 6-200 से होकर के गुजरती है। ठीक है, पहला है गैबोन, दूसरा है कांगो, फिर तीसरा है कांगो प्रजातांत्रिक रिपब्लिकन, फिर युगांडा, फिर केन्या, फिर सोमालिया। फिर से एक बार बता रहा हूँ, गैबोन यहाँ पे एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका गैबोन है। गैबोन के बाद कांगो है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो है 3। इसके बाद युगांडा जस्ट बगल में है, ये केन्या और ये सोमालिया। 6 देशों से आपका क्या गुजरती है, विषुवत रेखा, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। दक्षिणी अफ्रीका में 2 देश हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका महादेश के अंदर ही, एक तो आपका लेसेथो है यहाँ पे, और दूसरा है स्वाजीलैंड। लेसेथो और स्वाजीलैंड 2 देश ऐसे हैं जो कि दक्षिणी अफ्रीका महादेश के अंदर स्थलरुद्ध है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, किस? सोमालिया। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, गैबोन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक रिपब्लिकन, युगांडा, केन्या और सोमालिया। सब चीजें मानचित्रण में आप एक बार एटलस लेके बैठ जाओगे, अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सब रिकॉल हो जाएंगी और सब चीजें एटलस में आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का जो है डिटेल अध्ययन आपका कंप्लीट होता है इससे। अब कुछ चीजें और देखो, हर चीज में कुछ ना कुछ जोड़ने की चीजें होती हैं, तो एक बार मानचित्र देखना, जो चीजें ना आपको लगे नई मिले तो उनको भी देख लेना। लगभग मैंने सारे टॉपिक छुए हैं जो अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। ठीक।